नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। आज हम आपको बीएड प्रथम सेमेस्टर के प्रैक्टिकल फाइल के बारे में बताएंगे कि प्रैक्टिकल फाइल किस प्रकार लिखी जाती है और कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले आपको अपने प्रथम पेज पर लिखना होता है अपने विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप अध्ययनरत होते हैं। जो यह प्रैक्टिकल फाइल है यह है मोहम्मद हसन पोस्ट ग्रेजुएट जौनपुर कॉलेज की फाइल है। उसके नीचे हम लिखेंगे एफिलेटेड टू के नीचे लिखेंगे हम उस यूनिवर्सिटी का नाम जिस यूनिवर्सिटी से आपका विद्यालय संबद्ध रखता होगा। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर, जो यह सेक्शन है यह सेक्शन है 2018-20 का। आप वही सेक्शन लिखेंगे जिस सेक्शन में आप होंगे। उसके नीचे हम लिखेंगे बीएड प्रथम सेमेस्टर ईपीसी प्रथम। यह ईपीसी प्रथम है दोस्तों। ईपीसी का फुल फॉर्म होता है ईहैचिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी। कई बार एग्जामिनर यही पूछता है कि ईपीसी का फुल फॉर्म बताइए। आपको बताना है कि ईहैचिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी। फिर उसके नीचे लिखते हैं रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन, जो है प्रथम ईपीसी होता है। रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन होता है रचनाकारों का विशेष अध्ययन, जिसमें हम आज महात्मा गांधी के बारे में बताएंगे। फिर उसके नीचे लिखेंगे सबमिटेड टू के नीचे लिखेंगे उस टीचर का नाम जो टीचर आपको इसके प्रथम ईपीसी में एब्जॉर्व करता रहा होगा। जो यह टीचर है यह है मिस्टर संतोष सर, दूसरा है मिस्टर शैलेश सर। फिर उसके नीचे लिखेंगे सबमिटेड बाय में दोस्तों अपना नाम लिखेंगे यहाँ पर, फिर उसके बाद अपना रोल नंबर लिखेंगे। आप चाहे तो इस प्रथम पेज को कंप्यूटराइज टाइप भी करा सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों गांधी जी का जीवन परिचय। सबसे पहले हम अनुक्रमण क्या बनाएंगे कि आगे हमको क्या क्या लिखना है। फिर उसके नीचे गांधी जी का दार्शनिक विचार। अगला एकेश्वरवादी, आत्मा, सत्य, अहिंसा, मानवतावाद, प्रेम, धर्म और नैतिकता, अर्थ, श्रम। आगे शिक्षा में गांधी जी की योगदान, बुनियादी शिक्षा का अर्थ, बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ। दोस्तों जो यह सभी पिक्चर्स बने हुए हैं यह हाथ से बने हुए हैं, कोई भी कंप्यूटराइज नहीं की गई है। आप चाहे तो कंप्यूटराइज करा सकते हैं दोस्तों। फिर उसके नीचे हम गांधी जी का चित्र भी लगाएंगे एक दो अगले पेज पर। गांधी जी के चित्र के नीचे हमने लिखा है कि 1869 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा। नाथूराम गोडसे ने 1948 ईस्वी में गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी और इनका जन्म समय था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी। इनका जो जन्म स्थान था पोरबंदर गुजरात जन्म स्थान था। पिता का नाम था श्री मोहनदास करमचंद गांधी। इनकी माता का नाम था श्रीमती पुतलीबाई। दोस्तों गांधी जी के हम कुछ चित्र भी लिए हुए हैं। बापू नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, जो कि इंग्लैंड में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए जाते हुए महात्मा गांधी। सरोजिनी नायडू 1931 ईस्वी की यह तस्वीर फ्रांस के एक स्टेशन की है। पीलीभीत से वरुण सैनी ने इस पिक्चर को लिया हुआ है। चलिए दोस्तों हम देखते हैं महात्मा गांधी जी का जीवन परिचय। यदि दोस्तों हम सभी इस प्रैक्टिकल फाइल की व्याख्या करेंगे, आपको अच्छे से बताएंगे, व्याख्या करके बताएंगे तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए हम सिर्फ दोस्तों हम आपको प्रैक्टिकल फाइल दिखाते हुए और पढ़ते हुए चलते हैं। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनकी माता का नाम श्रीमती पुतलीबाई तथा पिता का नाम श्री मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी की माता बड़े शील स्वभाव की एक धार्मिक महिला थी। इनके घर का वातावरण सादगीपूर्ण और धार्मिक था। गांधी जी को 7 वर्ष की आयु में एक गुजराती पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजा गया। सन 1887 ईस्वी में 10 वर्ष की अवस्था में उन्होंने इंट्रैक्स की परीक्षा दी। सन 1888 ईस्वी में वे इंग्लैंड चले गए। इनका विवाह 13 वर्ष की अवस्था में हुआ जब हाई स्कूल में पढ़ते थे कस्तूरबा गांधी से हो गया। इंग्लैंड में कानूनी परीक्षा उत्तीर्ण कर गांधी जी 12 जून से सन 1891 ईस्वी को भारत लौट आए। विद्यार्थी जीवन में देखे गए सत्य, हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार नाटक का इनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। इंग्लैंड से लौटकर गांधी जी ने राजकोट और बंबई में वकालत प्रारंभ की, परंतु एक मुकदमे में उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। वहां रह रहे भारतीयों के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों से संघर्ष किया। सन 1901 ईस्वी में वे भारत लौट गए। 1914 ईस्वी में उन्होंने चंपारण के किसानों के लिए खुलकर संघर्ष किया और यहीं से उनके सार्वजनिक जीवन का प्रारंभ हुआ।
आगे देखिए दोस्तों, गांधी जी का कुछ चित्र हाथ से बनाया गया है। आप चाहे तो प्रिंट करा के भी लगा सकते हैं, आपको चित्र तो लगाना अनिवार्य है। फिर उसके नीचे गांधी जी सन 1915 ईस्वी को साबरमती आश्रम में शैक्षणिक प्रयोगों द्वारा अपनी शिक्षा सिद्धांतों को पुष्ट किया। सन 1930 ईस्वी में नमक कर के विरोध में दांडी यात्रा आंदोलन द्वारा उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम को बल दिया। सन 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ और दूसरे गोलमेज कॉन्फ्रेंस में प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी इंग्लैंड गए और अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता को वापस करने को कहा। सन 1937 ईस्वी में वर्धा योजना की नींव डाली गई। शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन की बात सुझाई गई। अगस्त 1942 ईस्वी में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किया, जिससे देश में अंग्रेजों के खिलाफ एक महान आंदोलन छिड़ गया। गांधी जी को जेल में बंद कर दिया गया। सन 1944 ईस्वी में उनकी पत्नी कस्तूरबा का, जब वे जेल में थे, निधन हो गया। गांधी जी ने देश की आजादी के लिए सत्य अहिंसा का अस्त्र लेकर अनेक यातनाएं झेली। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को गांधी जी के प्रयासों का मूर्त स्वरूप स्वतंत्रता के रूप में आया। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को गांधी जी का देहांत हो गया। गांधी जी की मृत्यु नाथूराम गोडसे के द्वारा कर दी गई थी। दोस्तों, कुछ चित्र बनाया गया है कि गांधी जी के दार्शनिक विचार। दोस्तों देख लीजिए, चित्र बहुत अच्छा बनाया गया है, जो कि पत्तियों पर बनाया गया है। गांधी जी के दार्शनिक विचार में है दोस्तों, एक ईश्वरवादी, आत्मा, सत्य, आगे देखिए, अहिंसा, प्रेम, मानवतावाद, धर्म और नैतिकता, अर्थ, श्रम। आप चाहे तो ऐसे चित्र बनाकर लगा सकते हैं। गांधी जी के दार्शनिक विचार देखते हैं दोस्तों। गांधी जी पर मुख्यतः भारतीय दर्शन का गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने अपने विचारों को गीता, उपनिषद जैसे प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक ग्रंथों के पढ़ने, समझने तथा मनन करने के बाद प्रकट किया। गांधी जी के जीवन दर्शन के निम्नलिखित तत्व हैं। एक ईश्वरवादी। महात्मा गांधी जी का विश्वास ईश्वर में है। उनकी दृष्टि में ईश्वर एक है, उनके अनेक नाम हैं। वे कहते हैं कि केवल ईश्वर ही स्वाभाविक है, विश्व माया है, केवल ईश्वर ही परिवर्तन के बीच में स्थिर बना रहता है। अगला देखिए दोस्तों, आत्मा। इस संबंध में गांधी जी कठोपनिषद की बातों में विश्वास कर रखते थे, जिसमें शरीर रूपी रथ से आत्मा योद्धा के सदृश है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इंद्रिया घोड़े हैं, शब्द रूप रस गंध और स्पर्श क्षेत्र है। इस प्रकार आत्मा इंद्रिय, मन एवं बुद्धि के साथ कार्य करती है। अगला देखिए दोस्तों, तीसरा सत्य है। गांधी जी के लिए सत्य के अतिरिक्त अन्य कोई भगवान नहीं है। कुछ चित्र दिए हुए दोस्तों देख लीजिए, जिस पर लिखा गया है, पुस्तकों का मूल्य रत्नों से भी अधिक है, क्योंकि पुस्तकें अंतःकरण को उज्जवल करती हैं। आगे देखिए दोस्तों, यह लाइन महात्मा गांधी जी ने कहा था। आगे देखिए, वे सत्य को ईश्वर मानते हैं, न कि ईश्वर को सत्य, इसलिए वे कहते हैं सत्य ही भगवान है। अगला है अहिंसा। गांधी जी अहिंसा के सच्चे पुजारी थे, अहिंसा परमो धर्म के उपासक थे। अहिंसा के द्वारा ही वे ईश्वर के दर्शन करना चाहते थे। हिंसा पर विजय अहिंसा से ही हो सकती है। गांधी जी ने अहिंसा के सिद्धांत पर ही राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन किया था। अगला देखिए, प्रेम। गांधी जी विश्व में प्रेम का अखंड साम्राज्य बनाना चाहते थे तथा मानव समाज में प्रेम की पवित्र धारा बहाना चाहते थे। उन्होंने अपने को प्रेम की प्रतिमूर्ति बना लिया था। उन्होंने प्रेम को अहिंसा का अंग माना है। अगला देखिए, मानवतावाद। गांधी जी मानव को सर्वोपरि मानते थे। वे मानव विकास की बाधाओं को मूलतः नष्ट कर देना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने मानव सेवा को सबसे महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, मेरा धर्म ईश्वर की सेवा करना है और इस प्रकार मानवता की सेवा करना है। अगला देखिए, धर्म और नैतिकता। गांधी जी का विश्वास हिंदू धर्म में था। सनातनी हिंदू होते हुए भी सभी धर्मों के प्रति उनमें समान आदर भाव था। आगे देखिए दोस्तों, गांधी जी का सब धर्मों में निहित मूल सत्य की एकता में विश्वास था। गांधी जी ने नैतिकता को धर्म का आवश्यक तत्व माना है। उन्होंने नैतिकता, आचार शास्त्र और धर्म के आंतरिक तथा पारस्परिक संबंधों पर बहुत बल दिया। उसके आगे है अर्थ। गांधी जी केंद्रीकरण के विरोधी थे। वे चाहते थे कि समाज में धनी ही धन को न समेट ले, उसमें श्रमिकों और मजदूरों को भी उचित हिस्सा मिलना चाहिए और उनके हितों की रक्षा के लिए धन व्यय करना चाहिए। वे अपनी आर्थिक व्यवस्था द्वारा धनी गरीब का भेदभाव मिटा देने के पक्षपाती थे।
अगला देखिए 9वां है श्रम। महात्मा गांधी जी श्रम को अत्यधिक महत्व देते थे। उनका कहना था कि प्रत्येक मनुष्य को अपने श्रम की कमाई रखनी चाहिए, अपने श्रम की कमाई खानी चाहिए। श्रम को उन्होंने धन से श्रेष्ठ माना है। वे कहते हैं श्रम धन से बहुत श्रेष्ठ है। बिना श्रम के सोना चांदी अनुपयोगी भार के समान है। फिर उसके नीचे देखिए दोस्तों, गांधी जी का कुछ चित्र बनाया हुआ है, उनके शब्दों से लिखा गया है। शिक्षा में गांधी जी का योगदान। देखिए चित्र है, गांधी जी ने शिक्षा में क्या क्या योगदान दिया है। संपूर्ण मानव को शिक्षित करने की महान योजना का प्रतिपादन। दूसरा देखिए शिल्प केंद्रित शिक्षा। तीसरा देखिए राष्ट्रीय शिक्षा की रूपरेखा प्रस्तुत करना। अगला देखिए शिक्षा को व्यवहारिक रूप प्रदान करना। अगला देखिए बाल केंद्रित शिक्षा। अगला देखिए शिक्षा के विभिन्न अंगों के संबंध में संश्लेषणात्मक दृष्टिकोण। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों शिक्षा में गांधी जी का योगदान। संपूर्ण मानव को शिक्षित करने की महान योजना का प्रतिपादन हेडिंग है दोस्तों। आगे हम देखते हैं, गांधी जी ने एक ऐसी महान योजना का प्रतिपादन किया जो संपूर्ण मानव को शिक्षित करने पर बल देती है। उन्होंने इस योजना का सूत्रपात अपने दक्षिण अफ्रीका एवं भारत में शिक्षा के प्रयोगों के फलस्वरूप प्राप्त लंबे अनुभवों के आधार पर किया। दूसरा देखिए राष्ट्रीय शिक्षा की रूपरेखा प्रस्तुत करना। गांधी जी ने भारत की सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप राष्ट्रीय शिक्षा की योजना प्रस्तुत की, जो भारत के न केवल स्वतंत्र बनाने के लिए बल्कि संपूर्ण आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन को पुनर्जीवित करने वाली थी। तीसरा देखिए बाल केंद्रित शिक्षा। गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान पहले से व्याप्त शिक्षा के स्वरूप, व्यवस्था और विधियों के विपरीत क्रांतिकारी विचार प्रकट करना है। उन्होंने बालक को शिक्षा में उपयुक्त स्थान दिया और शिक्षा को बाल केंद्रित बनाया। चौथा देखिए शिल्प केंद्रित शिक्षा। शैक्षिक सिद्धांत और व्यवहार के क्षेत्रों में गांधी जी की महत्वपूर्ण देन बेसिक शिक्षा अर्थात, देखिए दोस्तों कुछ गांधी जी का चित्र बनाया हुआ है, जो कि आपको गांधी जी का चित्र लगाना अनिवार्य है। मानव हाथ को उचित स्थान प्रदान करना है। हस्त कौशल का विचार गांधी जी ने प्राचीन भारतीय शिक्षा से ग्रहण कर जिस उल्लेखनीय ढंग से आधुनिक शिक्षा में प्रतिपादित किया। उनका स्वयं का कथन है कि हस्तशिल्प को केवल उत्पादन कार्य के रूप में नहीं पढ़ाना है, बल्कि बालक के बौद्धिक विकास के लिए पढ़ाना है। पांचवा देखिए शिक्षा को व्यवहारिक रूप प्रदान करना। गांधी जी का एक महत्वपूर्ण योगदान यह है कि उन्होंने शिक्षा को व्यवहारिक रूप प्रदान किया। इसके लिए उन्होंने हस्त कौशल पर आधारित पाठ्यक्रम का निर्माण किया। विद्यालयों में व्यवसायिक शिक्षा की ओर ध्यान देकर प्रतिदिन शिक्षा को व्यवहारिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। छठवां देखिए शिक्षा के विभिन्न अंगों के संबंध में संश्लेषणात्मक दृष्टिकोण। गांधी जी ने एकांकी दृष्टिकोण से बचकर शिक्षा के विभिन्न अंगों तथा शिक्षा की अवधारणा, शिक्षण के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति, शिक्षक, विद्यार्थी, विद्यालय, अनुशासन आदि के संबंध में संश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अपनाया है। फिर आगे देखिए दोस्तों बुनियादी शिक्षा का अर्थ। बेसिक शिक्षा को बुनियादी शिक्षा के नाम से भी पुकारा जाता है। इस शिक्षा को बेसिक या बुनियादी शिक्षा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह भारतीय संस्कृति की प्रतीक है। इसके द्वारा भारत के सभी बालकों की रुचियों, रुझानों, योग्यताओं के अनुसार उनकी बुनियादी आवश्यकताओं, बेसिक नीड्स को पूरा किया जा सके। स्मरण रहे कि बेसिक शिक्षा भारतीय समाज के बुनियादी शिल्पों, बेसिक क्राफ्ट्स पर आधारित होती है। अगर देखिए अतः सभी बालक किसी न किसी शिल्प के माध्यम से आवश्यक मानसिक एवं शारीरिक श्रम करते हैं। बेसिक शिक्षा जाति, धर्म तथा लिंग आदि के भेदभाव से ऊपर उठकर प्रत्येक भारतीय बालक तथा बालिका के लिए सुलभ है। अगला देखिए दोस्तों बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ। सन 1937 ईस्वी में जब प्रथम बार कांग्रेस ने देश के 7 प्रांतों में शासन की बागडोर संभाली, जब महात्मा गांधी जी ने अनिवार्य निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा की ओर ध्यान दिया। अतः महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में एक शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में 7 प्रांतों के शिक्षा मंत्रियों तथा विचारकों ने भाग लिया और निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किए। पहला है प्रत्येक बालक को 7 वर्ष तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। गांधी जी के कुछ चित्र हैं दोस्तों। दूसरा है शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। तीसरा है किसी उत्पादक हस्तकला को केंद्र मानकर शिक्षा दी जाए। पाठ्यक्रम के सभी विषय हस्तकला से संबंधित करके पढ़ाया जाए। चौथा है शिक्षा स्वावलंबी हो। विद्यालयों का खर्चा विद्यार्थियों द्वारा बनाई हुई वस्तुओं की बिक्री द्वारा पूरा किया जाए। दूसरे शब्दों में विद्यालय अपना खर्चा स्वयं उठाए।
आगे है, इस सम्मेलन में शिक्षा की एक नई योजना तैयार करने हेतु डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई। इस समिति के सदस्यों ने मिलकर देश के चार कष्टों दरिद्रता, निरक्षरता, परतंत्रता और स्कूलों की निरस्ता को दूर करने के लिए एक नई शिक्षा योजना तैयार की। इस समिति का सम्मेलन वर्धा में हुआ, इसलिए इस योजना को वर्धा शिक्षा योजना की संज्ञा दी गई। इस योजना का परिष्कृत रूप बेसिक शिक्षा के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, हम आपको तीनों ईपीसी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां पर क्लिक करके देख सकते हैं और यहां पर आई बटन पर दे देंगे, आप क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कम से कम वीडियो को एक शेयर तो अवश्य कीजिएगा। और दोस्तों, बताइएगा कमेंट में कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो नमस्कार दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।